हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे रूल नंबर 49 तक। हम लोग पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 डिस्कस कर रहे थे, है ना। और रूल 49 तक हमारा खत्म हुआ था। आज रूल 52 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए, वेरी गुड इवनिंग ज्योतिर्मय जी, आकिब जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग हरिंद्र जी। चलिए तो देख लेते हैं क्या क्या बताया गया। तो रूल 52 में बताया गया अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ एसओ डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट एट एचओ, है ना। हमारा जो एसओ डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, एसओ का जो डीटीआर रहेगा, उसको कैसे हम मेंटेन करेंगे एचओ में, तो उसके बारे में हमारा बताया गया। बोला कि द डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट शुड बी स्टैम्प्ड and signed by the sub-account assistant, and after that they have been examined and signed by the head postmaster. तो फंडा क्या हुआ, एसओ से हमारा एचओ में गया डीटीआर, एसओ से एचओ में डीटीआर गया। अब जब ये डीटीआर मेरा एचओ में गया, उस जगह पे डीटीआर में 2 सिग्नेचर चाहिए। एक हो जाएगा सब अकाउंट पीए जो है उनका, दूसरा एक डीटीआर होगा जो हमारा हेड पोस्ट मास्टर है उनका। याद रहेगा। तो ये दोनों जगह पे दोनों सिग्नेचर हमारा होना है डीटीआर पे, एक सब अकाउंट पीए का और एक एचओ का पोस्ट मास्टर का। और जब ये दोनों सिग्नेचर हो जाएगा, दोनों आदमी अपना नेसेसरी जो चेक्स है कर लेंगे, उसके बाद दिस विल बी फाइल्ड इन डेली बंडल्ड। ये ध्यान रखना है, जो एसओ का डीटीआर होगा वो डेली बंडल बनेगा उसका। क्यों डेली बंडल बनेगा, थोड़ा कंसेप्ट आप ले लीजिए कि कहाँ पे आपका डेली बंडल बनेगा और कहाँ पे आपका मंथली बंडल बनेगा। तो जैसे मान लीजिए हम एसओ स्लिप भेजे, सपोज हम एसओ स्लिप भेजे। एसओ स्लिप कौन भेजता है बताइए, एसओ स्लिप कौन भेजेगा और किसको भेजेगा, फटाफट से बताइए। एसओ स्लिप भेजा जाएगा एचओ से एसओ, है ना। एचओ से एसओ में एसओ स्लिप जाएगा। अब एक दिन में मेरे पास कितना एसओ स्लिप आएगा, एक ही एसओ स्लिप आएगा। कहाँ पे, अगर मैं एचओ में पोस्टेड हूं तो मेरे पास एक दिन में एक ही एसओ स्लिप आएगा। इस कारण से इसका हम मंथली बंडल बनाएंगे, क्योंकि मेरे पास एक दिन में एक ही एसओ स्लिप आता है, तो मैं इसका मंथली बंडल बनाऊंगा। सिमिलरली एसओ के बदले बीओ स्लिप देखिए, बीओ स्लिप कौन भेजेगा, सब ऑफिस से ब्रांच ऑफिस में बीओ स्लिप जाएगा। अब बीओ स्लिप दिन में मेरे पास एक ही पीस आएगा, तो मैं इसका मंथली बंडल बनाऊंगा। बट जब हम डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट भेज रहा हूं, जब डीटीआर भेजा जा रहा है, तो एक एचओ के अंडर में मान लीजिए 40 एसओ है, या फिर 50 एसओ है, या फिर मान लीजिए 35-30 कुछ एसओ है। अब हर एक एसओ अपना डीटीआर भेजेगा और सारा डीटीआर जो है मेरे एचओ में आएगा। तो हम यहाँ पे इसका मंथली बंडल ना बना के इसका मैं डेली बंडल बना दूंगा। क्लियर हुआ। जहां पे मेरे साथ आप थोड़ा सा कंसेप्ट ले लीजिएगा, जहां पे एक साथ में बहुत सारा आइटम आ रहा है, तो हम उसका डेली बंडल बना देंगे, उसका और मंथली बंडल नहीं बनेगा। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा एचओ में एसओ का जो डीटीआर होता है, उसका मंथली बंडल बनेगा कि डेली बंडल बनेगा, फटाफट से बता दीजिए। डेली बंडल बनेगा। सीताराम जी, बाकी लोग आकिब और हरिंद्र, देवेन, अभिजीत, झिंटू, ज्ञानेंद्र, रवि और शत्रुधन, ज्योतिर्मय, बाकी लोग फटाफट से, राजेश, राजशेखर, वेरी गुड, है ना। तो उसका हमारा डेली बंडल बनेगा। आगे आते हैं हम लोग रूल नंबर 53, जहां पे बताया गया एग्जामिनेशन ऑफ बैलेंस ऑफ एसओ एट एचओ। पोस्ट मास्टर का काम यहीं पे खत्म नहीं होता। देखिए, सब अकाउंट असिस्टेंट और पोस्ट मास्टर को ह्यूज रोल दिया गया है ना। क्या क्या काम है उसके भीतर, एक ये काम देखिए, सब अकाउंट असिस्टेंट ऑफ एचओ must pay special attention to the balance held by the subordinate offices as detailed in the system generated DTR, है ना। तो DTR में हमारा बैलेंस रहेगा कि मेरे ऑफिस में कितना कैश बैलेंस है, कितना पैसा मेरे पास अवेलेबल है। सब अकाउंट असिस्टेंट का ये काम है वो देखना कि वो जो हमारा प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है उसके भीतर है या नहीं, एक्सेस कैश रिटर्न हो रहा है कि नहीं, तो ये चेक करना सब अकाउंट असिस्टेंट का काम है।
रिपोर्ट अगर जनरेट करना है कि कौन सा ऑफिस के पास कितना कैश बैलेंस है, तो वो हम FAGLL03 के माध्यम से भी जनरेट कर सकते हैं। और किसी ऑफिस का कैश बैलेंस अगर हमको देखना है तो कौन सा वाला GL कोड हम यूज करेंगे बताइए। फटाफट से मान लीजिए हमको किसी पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस में कितना बैलेंस है वो देखना है, तो GL कोड हम कौन सा वाला यूज करेंगे? टी कोड हम यूज करें FAGLL03। वेरी वेरी गुड सीताराम जी, है ना। हम यहाँ पे DOP कैश वाला जो है हम वो देखेंगे, और DOP कैश का GL कितना होता है ना। JWL3N में जाके भी आप देख सकते हैं 4867100010, ये लगा के हम उस ऑफिस का बैलेंस जो है देख सकते हैं। JWL3N में जाके भी आप देख सकते हैं, उस ऑफिस का TCB निकालिएगा तो भी आपको पैसा दिखा देगा। FAGLL03 अगर देंगे तो हम GL कोड यूज करेंगे 10 वाला, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है? अब यहाँ पे हमने सब अकाउंट का देखा, अब बोला जा रहा है इट इज द ड्यूटी ऑफ द पोस्ट मास्टर टू इंश्योर द चेक ऑन डे टू डे बेसिस and raise such objection deemed fit and also raise ticket whenever required। तो किसी ऑफिस में बैलेंस डिस्क्रिपेंसी है, या फिर मान लीजिए किसी ऑफिस में एक्सेस कैश रखा गया, तो पोस्ट मास्टर को हमेशा ये चेक करना है, और जब भी जरूरत पड़ेगा उनको डिविजनल हेड को इंटीमेट करना रहेगा। द डिविजनल हेड्स शैल इशू रिवाइज्ड MDW बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड रोल आफ्टर CSI रोल आउट। जब CSI रोल आउट हुआ है उसके बाद MDW में, MDW का फुल फॉर्म क्या है फटाफट से बताइए। MDW का फुल फॉर्म क्या है और फॉर्म नंबर क्या है? MS11 सीताराम जी, बाकी लोग बताइए। MS11 है मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, फॉर्म नंबर है MS11। MS12 क्या है एक बार फटाफट से बता दीजिए। MS12 क्या है? MS12 है नॉमिनल रोल, बिल्कुल, है ना। तो MS11 जो MDW होता है, इसको बोला जा रहा है कि CSI रोल आउट के बाद भी डिविजनल हेड को रिवाइज करना रहेगा रोल को, है ना। चलिए आगे, एक्शन टेकन ऑन इरेगुलरिटीज। अब पोस्ट मास्टर ने क्या क्या तीर मारा वो यहाँ पे बताया गया। बोला जा रहा है पोस्ट मास्टर शुड पर्सनली वेरीफाई द रीजन। देखिए ये पोस्ट मास्टर का अपना काम है। फॉर रिटेंशन ऑफ एक्सेस कैश, किसी ऑफिस में अगर एक्सेस कैश रिटेन किया जा रहा है, उसका कारण क्या है ये चेक करना HO का जो पोस्ट मास्टर है उनका अपना ड्यूटी है। इवन इफ देयर इज ए स्लाइट सस्पिशन, कहीं पे भी अगर उनको हल्का सा भी शक होता है, द मैटर शुड इमीडिएटली बी रिपोर्टेड टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस फर्निशिंग द फुल फैक्ट्स। अगर थोड़ा सा भी शक हो रहा है, संदेह हो रहा है, तो उनका काम है कि सुपरिटेंडेंट को ये बात बता दिया जाए। He will be responsible for maintaining a check over balances held by his ASOs। तो जो पोस्ट मास्टर रहेगा, तो जो उनके अंडर में उनका जो सबऑर्डिनेट एसओ है, सब में सही बैलेंस है कि नहीं, ये चेक करना उनका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। पोस्ट मास्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ए चेक, है ना, वो चेक करना उनका काम रहेगा। कुछ गड़बड़ होगा तो उनको बताना रहेगा। अब एक और बात, ये फॉर्म नंबर याद कर लीजिए। 90% चांस है आपके एग्जाम पे सीधा फॉर्म नंबर पूछेगा। 2 नंबर यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए SPM's मंथली रिपोर्ट। SPM's मंथली रिपोर्ट फॉर्म नंबर क्या है? PA17। SPM's मंथली रिपोर्ट फॉर्म नंबर क्या है? PA17। जनरेट करने के लिए टिकोड कौन सा है? JDEV डेली। जनरेट करने के लिए टिकोड कौन सा है? JDEV डेली, है ना। तो JDEV डेली टिकोड के माध्यम से हम SPM's मंथली रिपोर्ट जनरेट करते हैं। और SPM मंथली रिपोर्ट का फॉर्म नंबर कितना है? फटाफट से एक बार लिखिए पब्लिक चैट में। SPM's मंथली रिपोर्ट, इसका फॉर्म नंबर क्या है? PA17, है ना। तो PA17। और जनरेट करने के लिए टिकोड कौन सा वाला है? फटाफट से लिख दीजिए। वेरी गुड विनला जी, ज्ञानेंद्र, झिंटू, देवेन, अभिजीत, आकिब, हरिंद्र, परितोष, शत्रुधन, ज्योतिर्मय, सीताराम, है ना। बताइए फटाफट से, आकिब, विनला, झिंटू, वेरी गुड, परितोष, अभिजीत, देवेन, बिल्कुल। JDEV डेली, है ना, याद रहेगा। और JDEV डेली देके क्या करना रहता है? तो बोला जा रहा है ये JDEV डेली देने के बाद आपको जो GL वाला कॉलम है ना, GL को खाली छोड़ दीजिए। अब फ्रॉम डेट से टू डेट दीजिए कि कब से कब तक का आप निकालना चाहते हैं। तो नॉर्मली हम लोग SPM's मंथली रिपोर्ट जो है 1 महीने का निकालते हैं। तो सपोज आपको मई महीने का निकालना है, तो फ्रॉम डेट में 1/5/2025 से लेके 31/5/2025, है ना, यहाँ तक आप डेट दे दिए। और GL वाला
पोर्शन जो है उसको खाली छोड़ दिए, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, वो प्रॉफिट सेंटर दे दिए, तो उस प्रॉफिट सेंटर का जो एसपीएम्स मंथली रिपोर्ट है वो जनरेट हो जाएगा। और ये करने का काम किया किसको दिया गया, तो बोला कि सब अकाउंट असिस्टेंट जो है उनको ये रिपोर्ट निकालना होगा हर महीने का 1 तारीख में, है ना। और निकालने के बाद इसको जो हमारा पोस्ट मास्टर रहेगा उनको देना रहेगा कि हाँ सर देखिए मैंने ये काम कर दिया। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है एसपीएम्स मंथली रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बोला गया इन हेड ऑफिस द सब अकाउंट क्लर्क शुड सी दैट all the SPM's monthly report from sub office are received on first of the month covering the period of first to end of the month। हर महीने का 1 तारीख से लेके लास्ट दिन तक का जो आपका रिपोर्ट रहेगा उसको अगले दिन यानी 1 तारीख को भेजना रहेगा एचओ में। और ये चेक करना किसका काम रहेगा, सब अकाउंट पीए जो है वो इंश्योर करेगा ये सारा आया कि नहीं। जब आ जाएगा उसके बाद क्या करेगा, तो बोला कि एसपीएम्स मंथली रिपोर्ट शुड बी साइंड एंड स्टैम्प बाय द सब अकाउंट असिस्टेंट। देखिए एसपीएम्स का मंथली रिपोर्ट जो होगा उसमें भी सब अकाउंट असिस्टेंट का सिग्नेचर होगा, डेट स्टैंप होगा, और उसके बाद ये क्या करेगा, हैंड ओवर करेंगे हेड पोस्ट मास्टर को। मतलब किसी भी एचओ में या एसओ में स्क्रीन तो दिख रहा होगा, बाकी लोग एक बार कंफर्म करिए स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं, स्क्रीन दिख रहा है। संतोष जी अभी आपको दिख रहा है ना। चलिए, तो फंडा ये है, एसओ माने सब अकाउंट एक ऐसा ब्रांच है, नॉर्मली अगर खास करके नया लोग जाता है वहां पे जाके कुछ देखने का है नहीं, खाइए पीजिए सोइए, बट जब फ्रॉड होगा तो पैसा दे दीजिए, है ना। तो सब अकाउंट का इतना मेजर रोल है, अगर आप सही से ये सारा काम नहीं कर पाइएगा तो कहीं ना कहीं पे लूपहोल लकुना रह जाएगा। इस कारण से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ये सारा काम के ऊपर, है ना। क्या बोला जा रहा है, is HPM will ensure that SPM's monthly report are received punctually and must sign and stamp and forward them without delay to the superintendent। तो SPM's monthly report का वर्क फ्लो क्या हुआ, तो पहले ये हमारा एसओ का जो पोस्ट मास्टर है उन्होंने इसको बनाया, एसओ जो एसपीएम रहेगा बना के किसके पास भेजेगा, एचओ में भेजेगा, एचओ में किसके पास आएगा, सब अकाउंट पीए जो रहेगा सब अकाउंट पीए के पास आएगा। सब अकाउंट पीए इसमें नेसेसरी चेक करेंगे, अपना साइन करेंगे, स्टैम्प मतलब जो भी है कि आया कि नहीं वो देखेगा, साइन करेगा, डेट स्टैम्प लगाएगा और उसको भेज देगा हेड पोस्ट मास्टर के पास। हेड पोस्ट मास्टर उसको क्या करेगा, इंश्योर करेगा सारा पंक्चुअली उनके पास आया कि नहीं, है ना। उसके बाद जो नेसेसरी चेक उनका रहेगा करने के बाद ये फॉरवर्ड कर दिया जाएगा टू द एसपीओज, है ना, या फिर एसएसपीओज, जो आपका एसपीओज या एसएसपीओज जो भी रहेगा उनके पास इसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, मतलब डिविजनल हेड के पास इसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, है ना। तो ये फ्लो हमको याद रखना है, एसओ से सब अकाउंट पीए से एसपीएम और एचपीएम से डिविजनल हेड। और सीएसआई सिनेरियो में हमारा जो सब अकाउंट पीए है वो घर बैठे ही इसको जनरेट कर सकता है जेडेफ डेली के माध्यम से, और कैसे होगा ये बात आपको यहाँ पे बताइए, है ना। तो एसपीएम्स मंथली रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म नंबर कितना है और एक बार बता दीजिए, फॉर्म नंबर सबसे सेंसिटिव ब्रांच के भीतर एक है, खतरनाक ब्रांच है, पीए 17, है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग रूल 56 कंटेंट ऑफ बीओ बैग। अब यहाँ पे हमको बताइए बीओ बैग हम किसको बोलते हैं, मतलब एसओ से बीओ में एक बैग भेजा जा रहा है और बीओ से एसओ में एक बैग भेजा जा रहा है। कौन सा बैग को मैं क्या बोलूंगा, एसओ से बीओ, बीओ से एसओ, इसको क्या बोला जाएगा, दोनों आपका बीओ बैग है, बिल्कुल याद रखना है, एसओ टू बीओ एंड बीओ टू एसओ, मतलब वाइस वर्सा, बोथ आर कॉल्ड एज बीओ बैग, है ना। दोनों जो है आपका बीओ बैग है। और यहाँ पे हम लोग लास्ट क्लास में देखे हुए थे एचओ टू एसओ एंड एसओ टू एचओ, इसको हम किस नाम से जानते हैं बताइए फटाफट से, इसको हम बोलते हैं अकाउंट बैग, है ना। लास्ट क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए हुए थे, बीओ टू एसओ, एसओ टू बीओ हो गया बीओ बैग, एसओ टू एचओ एंड एचओ टू एसओ हो गया अकाउंट बैग। अब कंटेंट ऑफ बीओ बैग इसमें क्या क्या रहेगा, तो यहाँ पे बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं जब बीओ बैग इज सेंट टू ए ब्रांच ऑफिस बाय इट्स अकाउंट ऑफिस, मतलब एसओ से बीओ में जब हमारा बीओ बैग जा रहा है
उसका कंटेंट क्या होगा ये बताया गया यहाँ पे। अब डीओ बैग जो है एक ड्यू बैग है। ड्यू बैग का मतलब क्या है? जब हम लोग बैग के बारे में डिस्कस करते हैं तो तीन प्रकार का बैग, नॉर्मली दो प्रकार का बेसिकली आपको बैग मिलता है। एक हो जाता है ड्यू बैग और एक होता है अनयूजुअल बैग, है ना। एक होता है ड्यू बैग, एक होता है अनयूजुअल बैग। ड्यू बैग का एग्जांपल क्या है? जैसे बीओ बैग है, ये आपका ड्यू बैग है। जैसे अकाउंट बैग है, ये आपका ड्यू बैग है। अनयूजुअल बैग का एक एग्जांपल दीजिए कोई। अनयूजुअल बैग का एक एग्जांपल दीजिए विच इज कंपल्सरीली बी सेंड, इट इज कॉल्ड एज ड्यू बैग। अनयूजुअल बैग का कोई एक एग्जांपल, पार्सल बैग, कैंप बैग, है ना। पार्सल बैग, आपका कैंप बैग हो जाएगा, ये सारा हो जाता है अनयूजुअल बैग। एक बैग है जो नाइदर नाइदर ड्यू नॉर अनयूजुअल। ये सवाल एग्जाम पे बहुत बार पूछा जाता है। नाइदर ड्यू नॉर अनयूजुअल कौन सा बैग है जिसको बोला जाता है नाइदर ड्यू नॉर अनयूजुअल? वेरी गुड, वेरी गुड हरिंद्र, देवेन, रवि, संतोष। इंश्योर्ड बैग, है ना। जो इंश्योर्ड बैग है उसको बोला जाता है कि इट इज नाइदर ड्यू नॉर अनयूजुअल, है ना। आगे क्या बोला जा रहा है, क्या क्या कंटेंट रहेगा? तो बोला जा रहा है दिस मस्ट कंटेन ए बीओ स्लिप। जब हमारा एसओ से बीओ में बैग जा रहा है उसमें बीओ स्लिप रहेगा ही रहेगा। एंड मे कंटेन, इसके भीतर और क्या क्या हो सकता है? तो बोला गया अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल, पेड और अनपेड। तो अनरजिस्टर्ड आर्टिकल जो रहेगा, चाहे वो पेड हो चाहे वो अनपेड हो, है ना, वो आपका रहेगा। फिर ऑल काइंड ऑफ अकाउंटेबल आर्टिकल, डिफरेंट प्रकार का रजिस्टर्ड स्पीड पार्सल, जो भी आपका अकाउंटेबल आर्टिकल रहेगा उसका लिस्ट भी इसमें रहेगा, वो रहेगा। मनी ऑर्डर जिसको पेमेंट के लिए भेजा जा रहा है, आईपीओ, एसबी पासबुक, एसबी डॉक्यूमेंट, कैशबैक कंटेनिंग कैश, पोस्टेज स्टैम्प्स और नॉन पोस्टल स्टैम्प। तो ये सारा चीज जो है इसका कंटेंट होता है। फटाफट से पब्लिक चैट में बताइए एसबी स्लिप का फॉर्म नंबर क्या है? फटाफट से पब्लिक चैट में एसबी स्लिप का फॉर्म नंबर SB27। वेरी गुड, SB27, बहुत बढ़िया, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब और क्या क्या बात बताया गया? बोला कि when an insured article have to be sent to a BO, they should be enclosed in a BO bag in presence of treasurer। ध्यान दीजिए, बीओ में जब हम बैग भेज रहे हैं, अगर उस बैग के भीतर इंश्योर्ड आर्टिकल है तो क्लोज तो बीओ बैग हमारा सब अकाउंट पे ही करेगा, बट इट विल बी क्लोज्ड इन प्रेजेंस ऑफ ट्रेजरर। आपसे सवाल पूछ सकता है व्हेन एन इंश्योर्ड बैग हैव टू बी सेंट टू ए बीओ, दे शुड बी क्लोज्ड इन प्रेजेंस ऑफ, ऑप्शन है ट्रेजरर, ऑप्शन बी आपका एसपीएम, ऑप्शन सी मान लीजिए आइदर ए और बी, ऑप्शन डी मान लीजिए नन ऑफ दीज, है ना। तो हमको याद रखना रहेगा जो ट्रेजरर है उनके प्रेजेंस में होगा, है ना। इंश्योर्ड बैग उनके प्रेजेंस में आपका भेजा जाएगा। he should himself satisfy he should satisfy himself that all the articles entered in the BO slip or registered or parcel list and the condition of articles is good and their weights are correct। तो यहाँ पे मैं ट्रेजरर के प्रेजेंस में बना रहा हूँ, तो ये ट्रेजरर भाई साहब जो है he should himself satisfy, ये उनको सेटिस्फाई होना है कि जो आर्टिकल, मतलब जो इंश्योर्ड आर्टिकल का बात मैं बता रहा हूँ उसको बीओ स्लिप में एंट्री किया गया, रजिस्टर्ड या फिर पार्सल लिस्ट में उसका एंट्री है, जो आर्टिकल है उसका कंडीशन सही है और उसका वजन जो है सही से लिखा गया है, ये चेक करना उनका काम होगा। The treasurer should initial the document in which the articles are entered in token of having carried out this check। अब मान लीजिए बीओ स्लिप में हम चढ़ाए हैं, रजिस्टर्ड या पार्सल लिस्ट में चढ़ाया हुआ है, तो ये जो लिस्ट में हमारा इंश्योर्ड आर्टिकल का एंट्री किया गया, दिस एंट्री शैल बी अटेस्टेड बाय द ट्रेजरर। यहाँ पे ट्रेजरर का इनिशियल भी जरूरी है। और खाली वही नहीं, द सब अकाउंट असिस्टेंट शुड सी दैट the document is initialed by the treasurer against the entry of the weight। सब अकाउंट असिस्टेंट भी देखेगा कि ट्रेजरर जो है जहां पे उस आर्टिकल का नंबर लिखा हुआ है, उसका वजन लिखा हुआ है ना, जितना भी इंश्योर्ड आर्टिकल रहेगा सबके अगेंस्ट में ट्रेजरर के द्वारा साइन किया गया या नहीं। Such BO bag should then be sealed by the sub account assistant in presence of treasurer। उसके बाद
इस बीओ बैग को सब अकाउंट असिस्टेंट के द्वारा सील किया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ट्रेजरर। अब आगे आते हैं रूल 58 जहां पे बताया गया मोड ऑफ रेमिटेंस टू बीओ। यहां तक कोई डाउट किसी को, कोई शक या कोई शिकवा? कुछ नहीं है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो आगे आते हैं रूल 58 में जहां पे बताया गया मोड ऑफ रेमिटेंस टू बीओ। क्या बोला गया? बोला गया द बीओ बैग व्हेन रेडी टू बी क्लोज्ड will be taken by the sub-account assistant to the treasurer together with all the articles and documents to be dispatched। तो बीओ बैग जब भी रेडी हो जाएगा क्लोज होने के लिए तो सब अकाउंट असिस्टेंट क्या करेगा, सारा जो हमारा आर्टिकल है, डॉक्यूमेंट है जिसको डिस्पैच करना है, सब लेके वो सीधा आ जाएगा ट्रेजरर के पास, है ना। द बीओ बैग व्हेन रेडी टू बी क्लोज्ड विल बी टेकन बाय द सब अकाउंट असिस्टेंट टू द ट्रेजरर। ये लेके सीधा ट्रेजरर के पास आ जाएगा। The cash or stamps to be sent to the branch office should then be enclosed in the cash bag by the treasurer in presence of sub account assistant। याद करके देखिए, ये मोड ऑफ रेमिटेंस टू एसओ हम लोग पहले पढ़े थे कि एचओ से एसओ में जब रेमिटेंस भेजा जाता है तो कैसे भेजा जाता है। सेम प्रोसीड्योर यहाँ पे भी फॉलो किया जाता है इन केस ऑफ मोड ऑफ रेमिटेंस टू बीओ, है ना। याद करके देखिए, मोड ऑफ रेमिटेंस याद करके देख लेते हैं। चलिए, मोड ऑफ रेमिटेंस बोल के ही होना चाहिए। क्या नाम लिख के रखे थे हम लोग, कहाँ गया भाई साहब? मोड ऑफ रेमिटेंस टू बीओ तो आ गया, अच्छा इसमें और नहीं है, रेमिटेंस टू एसओ। लास्ट हम लोग देखे हुए थे ओपनिंग ऑफ कैशबैक। चलिए, किस नाम से है वो तो एग्जैक्ट हमको भी याद नहीं आ रहा है, तो हम लोग इसको छोड़ते हैं, अभी इसी को लेके आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया भैया, है ना। यहाँ पे देखिए, हम लोग देखे हुए थे चेक ऑफ रेमिटेंस वगैरह जो भेजा था जाता था कि कैसे हमारा लिमिट 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 के बाद प्रोविजन। याद करके देखिए आप लोग, हम लोग देखे हुए थे सारा चीज सेम जो प्रोविजन हम लोग एसओ के केस में देखे थे, है ना। ये सप्लाई ऑफ पोस्टेज कैश वगैरह जब हम भेजे थे, रेमिटेंस स्पेशल कैरियर ये वाला नहीं है, आईपीओ नहीं है ना। चलिए, अभी थोड़ा उसको ढूंढना पड़ेगा, बट हाँ ना, क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स बैग इन हेड ऑफिस। अकाउंट बैग जब बनाया जाएगा तो कैसे बनाया जाएगा, तो सेम प्रोसीड्योर जो हमारा यहाँ पे था, सेम प्रोसीड्योर जो है हम यहाँ पे भी आपका देख रहे हैं। कौन सा रूल अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, रूल नंबर 58 में, है ना। जो हमारा एचओ से एसओ का रेमिटेंस का प्रोसेस था, सेम प्रोसेस आपका एसओ से बीओ का भी है ना। वहां पे भी हमने देखा था, यहाँ पे भी है। The sub-account assistant is not required to count the cash and stamps, but see that the remittance is actually enclosed। इनको पैसा गिनने का जरूरत नहीं है, बस देखना है ट्रेजरर ने पैसा डाला कि नहीं। और जब ये देख लेगा उसके बाद क्या होगा, कैशबैक शुड बी क्लोज्ड एंड सील्ड बाय द ट्रेजरर। कैशबैक जो है उसको क्लोज किया जाएगा और सील किया जाएगा ट्रेजरर के द्वारा। ये किसके सामने होगा, सब अकाउंट असिस्टेंट के सामने होगा। और कैशबैक को जो सील लगाएगा, हमने बोला था काला होता है ना, तो ब्लैक सीलिंग वैक्स के माध्यम से आपका कैशबैक उसको सील किया जाएगा। आफ्टर द कैशबैक हैज बीन क्लोज्ड एंड सील, द सब अकाउंट असिस्टेंट शुड हिमसेल्फ वेट द बैग एंड वेट जो रहेगा उसको लिखा जाएगा। रिटेन जो होगा ये लिखा जाएगा बोथ इन वर्ड्स एंड फिगर्स, है ना। तो जब हमारा वो बना लेगा ट्रेजरर, कैशबैक को बंद कर लेगा, उसके बाद सब अकाउंट पे उसको वजन करेगा और उसका जो वजन होगा ये लिखा जाएगा बैग के लेवल पे, बोथ इन वर्ड एंड फिगर। और इसको कॉपी किया जाएगा हमारे बीओ स्लिप में, जैसे हम वहां पे देखे थे एसओ स्लिप में कॉपी होता था। एंड these entries will be attested and initialed by the treasurer। इसको ट्रेजरर के द्वारा ऑथेंटिक किया जाएगा। हाँ, सही लिखा है। The entry of the remittance in both copies of the slip should be initialed by the treasurer। अब जब हमारा बीओ स्लिप बनता है तो मान लीजिए एक कॉपी बीओ में जाएगा, एक कॉपी एसओ में ही रहेगा, तो दोनों कॉपी में ट्रेजरर का इनिशियल होना आवश्यक है। The closed cash bag will then be immediately placed by the treasurer in the BO bag in presence of sub account PA, है ना। तो जब कैशबैक को क्लोज करना रहेगा तो कैशबैक क्लोज करके
बीओ बैग के भीतर कौन डालेगा? तो ट्रेजरर जो है वो डालेगा। किसके प्रेजेंस में? सब अकाउंट पीए के प्रेजेंस में ये डाला जाएगा, है ना। और सब अकाउंट पीए क्या करेगा? तो ही विल एटॉन्स क्लोज एंड सील द बैग। कौन सा बैग? जो बीओ बैग है उसको। और उसके बाद उसमें सब अकाउंट सील जो है ट्रेजरर के सामने ही लगाया जाएगा। डिस्पैच जब तक हमारा नहीं होगा, इट विल बी केप्ट बाय द ट्रेजरर। ये हमारा जब बीओ में हम भेज रहे हैं पैसा, रेमिटेंस जब हो रहा है, तो ये किसके द्वारा रखा जाएगा? तो बोला जा रहा है इट विल बी केप्ट बाय द ट्रेजरर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा वेट करिए। सर्च होने में इतना टाइम लगा देता है ना, सर्च करने का मन नहीं होता है। चलिए, बाद में देखा जाएगा, इसको अभी छोड़ते हैं। अब आते हैं हम लोग, ये हमने देख लिया। अब आते हैं अलाउंस। ये वाला सवाल आपका पूछा जा सकता है, यहाँ से आपका सवाल पूछा जाने का चांसेस है। 2 नंबर देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। रिवाइज्ड अलाउंस फॉर कैश कन्वेंस। अब मान लीजिए कभी कभी हमारा बीओ से एसओ, एसओ से बीओ पैसा भेजने का आवश्यकता रहता है ना। स्पेशल कैरियर्स के माध्यम से भी हम कैश कन्वेंस करवाते हैं। तो जब कैश कन्वेंस होगा तो कितना पैसा मिलेगा? तो बोला कि देयर विल बी नो फिक्स्ड कैश कन्वेंस अलाउंस। कैश कन्वेंस के लिए कोई फिक्स्ड पैसा नहीं है कि चलो 200 रुपए दे दो, 300 रुपए दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड करेगा कितना अमाउंट को आप एक्चुअली कन्वे कर रहे हैं, है ना। और उस एरिया में पैसा जो लेके जा रहा है, जिस स्टेशन से जिस स्टेशन तक, उसके भीतर एक्चुअल में खर्चा क्या होता है ना। तो बोला जा रहा है अगर आप 1 लाख के नीचे तक का अमाउंट लेते हैं ना, अप टू 1 लाख आप बोल सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन 1 लाख, बट ये हम लोग ले सकते हैं कि अप टू 1 लाख अगर लिया जाएगा तो ₹30 पर ओकेशन। हर एक ओकेशन में 30 रुपया प्लस एक्चुअल कन्वेंस चार्ज। अब मान लीजिए एक्चुअल कन्वेंस चार्ज जो है आपका लगा है 70 रुपए, बट वहां पे बस का जो खर्चा है ना, वो मान लीजिए है आपका 40 रुपए। तो आपको 70 + 30 नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 30 + 40। क्लियर है? तो एक्चुअल जो कन्वेंस चार्ज है वो पब्लिक बस में अगर ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसका जो खर्चा है वही खर्चा आपको यहाँ पे दिया जाएगा। एक्चुअल में आप कितना खर्चा किए हो वो आपको नहीं दिया जाएगा। अमाउंट अगर 1 लाख एक्सीड कर जाता है, अमाउंट अगर 1 लाख एक्सीड कर जाता है तो 50 पर ओकेशन प्लस जो आपका एक्चुअल कन्वेंस चार्ज है। ज्ञानेंद्र जी, फंडा ये है, मान लीजिए ए से लेके बी में मैं जा रहा हूं, है ना। और ए से लेके बी में जाने के लिए जो बस फेयर है, अगर आप बाई बस जाइएगा, मान लीजिए आपको आने जाने में खर्चा होता है 50 रुपए। ठीक है, आने जाने में बस में आपका खर्चा होता है 50 रुपए। ठीक है, अब मान लीजिए आपने दिखाया आपका एक्चुअल खर्चा हुआ 100 रुपए। ठीक है, और आप लेके जा रहे थे सपोज 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपए तक अगर हम लेके जाएंगे तो हम बता रहे हैं कि 30 रुपए जो है पर ओकेशन प्लस एक्चुअल एक्सपेंडिचर। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्योंकि बस के खर्चा से ज्यादा है, तो आपको एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है वो नहीं देगा, बस का जो खर्चा है वो देगा। तो बस का खर्चा था 50 रुपए प्लस 1 लाख तक था तो 30 रुपए। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कितना? यहाँ पे आपको मिलेगा 80 रुपए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। बस अगर अवेलेबल नहीं है तो आपका, हम तो काउंट ही नहीं कर सकते कि वहां पे कितना है, या फिर आपका किलोमीटर वाइज उस स्टेट में किलोमीटर वाइज जो आपका खर्चा है वो देखा जा सकता है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो अलाउंस है ये आपका डिपार्टमेंटल हो नॉन डिपार्टमेंटल हो, दोनों के लिए आपका एप्लीकेबल रहेगा, है ना। ये कैश कन्वेंस अलाउंस जो है जो भी लेके जाएगा उनके लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे कुछ नहीं बोला है कि आपको ये किसके लिए अलग से किसके लिए है, ऐसा कुछ नहीं है ना। फुल नंबर कौन सा देख रहे थे? 58 के नीचे रिवाइज्ड कैश कन्वेंस अलाउंस। चलिए एक बार देख लेता हूँ इसमें भी।
फिर इसमें दिया था, हाँ ठीक। रिवाइज्ड कैश कन्वेंस अलाउंस, देयर विल बी नो फिक्स चार्ज, हमने ऑलरेडी देखा। पेमेंट एक्चुअल कन्वेंस चार्ज फॉर लेस देन रुपीज पब्लिक बस। ठीक है, ये कौन लेके जा रहा है वो मैटर नहीं कर रहा है ना। ये डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय जा रहा है, जीडीएस जा रहा है, खर्चा तो दोनों के लिए होता है। तो अलग से यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया कि ये जीडीएस के लिए है कि डिपार्टमेंटल के लिए है। तो दोनों के लिए आपका यही एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, दोनों के लिए आदित्य जी आपका सेम एप्लीकेबल ही रहेगा। आगे आते हैं बीओ स्लिप। इसका फिर से याद करिए, फॉर्म नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। बीओ स्लिप का फॉर्म नंबर हम लोग एसपीएम्स मंथली रिपोर्ट थोड़ी देर पहले देखे थे, कितना था बताइए एक बार फटाफट से। एसपीएम्स मंथली रिपोर्ट पीए 17 है ना, पीए 17 इसको याद रखिएगा। एसपीएम्स मंथली रिपोर्ट कितना है, पीए 17 है ना। बीओ स्लिप कितना है, बीओ स्लिप पीए 4 है। बीओ स्लिप का फॉर्म नंबर कितना है, पीएफ। तो बोला कि बीओ स्लिप शुड बी सेंट एवरी डे बाय द अकाउंट ऑफिस टू ईच ऑफ इट्स ब्रांच ऑफिस एनक्लोज्ड इन बीओ बैग। तो हर दिन ये अकाउंट ऑफिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बीओ स्लिप जो है उसको भेजा जाए अपना ब्रांच ऑफिस को। और कैसे भेजेंगे, तो बोला जा रहा है बीओ बैग में एनक्लोज करके भेजना है। इसमें एंट्री क्या क्या होगा, तो बोला गया अगर कोई पोस्टेज ड्यू है किसी अनपेड आर्टिकल के लिए, है ना। कभी कभी हो सकता है कोई अनपेड आर्टिकल आ गया जो बीओ में डिलीवरी होने वाला है, उसमें से कुछ पोस्टेज हमको रिकवर करना है, तो वो एंट्री किया जाएगा। अमाउंट एंड डिटेल्स ऑफ कैश एंड वेट ऑफ द कैशबैक सेंड टू द ब्रांच ऑफिस। अगर उस बीओ बैग के भीतर कोई कैशबैक भेजा जा रहा है और जिसमें कुछ पैसा है या स्टैम्प वगैरह है, तो उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया जाएगा। डिटेल्स ऑफ पोस्टेज एंड अदर स्टैम्प सेंड टू ब्रांच ऑफिस। के बाद ये वाला देखिए, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। द बैलेंस इन वर्ड्स एंड फिगर्स ऑफ द लास्ट बीओ डीटीआर, मतलब प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। डीटीआर में कौन सा रहता है, क्लोजिंग बैलेंस रहता है ना। तो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा उसको एंट्री किया जाएगा बीओ स्लिप में, ये याद रखना है। ये अभी आईटी 2.0 में ओपनिंग बैलेंस ऑफ अगला दिन का दिखाता है ना। बट यहाँ पे एंट्री होना चाहिए प्रीवियस डे जो रहेगा उसका क्लोजिंग बैलेंस। हालांकि दोनों सेम ही है ना। द पार्टिकुलर्स ऑफ अकाउंटेबल आर्टिकल, डॉक्यूमेंट एटसेट्रा, पोस्टेज एंड अदर स्टैम्प सेंड, ये सारा चीज जो है, कोई अगर इंश्योर्ड आर्टिकल भेजा गया, तो इंश्योर्ड आर्टिकल अगर भेजा गया तो ध्यान देना है उस आर्टिकल का वजन भी उसमें लिखा जाएगा और कितना अमाउंट के लिए इंश्योर्ड किया जा रहा है वो भी लिखा जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है कि बीओ स्लिप में अगर हम इंश्योर्ड आर्टिकल को भेज रहा हूँ, एंट्री कर रहा हूँ, तो उस आर्टिकल का वैल्यू कितना है, मतलब कितने अमाउंट के लिए इंश्योर्ड है वो लिखा जाएगा, और इस इंश्योर्ड आर्टिकल का वजन कितना है वो लिखा जाएगा। इसके अलावा अगर एसओ के द्वारा बीपीएम को कोई इंस्ट्रक्शन देना है या फिर कोई दूसरा पार्टिकुलर्स उसमें ऐड करना है तो वो भी किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कैसे बीओ स्लिप बनाया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे आपका बताया गया है। क्या बोला जा रहा है, देखिए बोला कि बीओ स्लिप्स आर प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट। तो ये इंपॉर्टेंट है, बीओ स्लिप को हम लोग डुप्लीकेट में बनाते हैं। वन कॉपी इज केप्ट ऑन द रिकॉर्ड इन द अकाउंट ऑफिस, एक कॉपी को अकाउंट ऑफिस में रख लिया जाएगा एंड द अनदर कॉपी शुड बी सेंड टू द ब्रांच ऑफिस। तो एक कॉपी रहेगा अकाउंट ऑफिस में, एक कॉपी जाएगा ब्रांच ऑफिस में। Both copies should be signed by the sub account assistant and stamped with name and date stamp, है ना। तो जो हमारा दोनों कॉपी रहेगा बीओ स्लिप का, उसमें सब अकाउंट असिस्टेंट का सिग्नेचर मस्ट है, उसमें डेट स्टैम्प होना चाहिए, और जिस ऑफिस के द्वारा उसको प्रिपेयर किया जा रहा है उसका नाम और डेट स्टैम्प जो है उसमें रहना चाहिए। अब बीओ स्लिप को मैंने बनाने के लिए आप थोड़ा सा देखिएगा, दो कोड यूज किया जाता है। एक, पहले जब आप बीओ स्लिप बना रहे हो टू प्रिपेयर द बीओ स्लिप, और दूसरा टू प्रिंट द बीओ स्लिप। ध्यान रखिए, एक टू प्रिपेयर द बीओ स्लिप मतलब बीओ स्लिप जब बनाते हैं तो उसमें हमको बैग नंबर एंट्री करना पड़ सकता है, उसमें डॉक्यूमेंट नंबर आपको एंट्री करना पड़ सकता है, कैश का डिनोमिनेशन एंट्री करना पड़ सकता है, कैशबैक का वजन देना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या इनक्लोज किया जा रहा है उसको ऐड करना है। तो ये सारा चीज करने के लिए जो सारा एंट्री करना है उसके लिए टिक कोड है ZMO_RICT_data, ZMO_RICT_data, है ना। तो ये एंट्री हम करेंगे, और जब ये एंट्री हो जाएगा उसके बाद
हमको बीओ स्लिप को प्रिंट करना रहेगा, है ना। और बीओ स्लिप प्रिंट करने के लिए टी कोड कौन सा यूज करेंगे, तो बोला जा रहा है जेड बीओ स्लिप। इसको याद रखिए, बीओ स्लिप प्रिंट करने के लिए कौन सा टी कोड यूज किया जाता है, बताइए फटाफट से पब्लिक चैट में। बीओ स्लिप प्रिंट करने के लिए जेड बीओ स्लिप। बीओ स्लिप प्रिंट करने के लिए कौन सा टी कोड है, बीओ स्लिप प्रिंट करने के लिए जेड बीओ स्लिप। और बीओ स्लिप बनाने के लिए कौन सा टी कोड है, फटाफट से बताइए। बीओ स्लिप बनाने के लिए कौन सा टी कोड है, जेडेमो अंडरस्कोर RICT अंडरस्कोर डेटा। बीओ स्लिप कितने कॉपी में बनता है, बीओ स्लिप कितने कॉपी में बनता है, फटाफट से बताइए। 2 कॉपी में बनता है। बीओ स्लिप में सिग्नेचर किसका होता है, SPM का, पोस्ट मास्टर का, ट्रेजरर का, है ना। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस का बात कर रहा हूं, है ना। बीओ स्लिप में किसका सिग्नेचर होगा, SPM का सिग्नेचर जो है वो हम SPM का कहा दिए। यहाँ पे हमने क्या देखे, बीओ स्लिप जब हमारा बनेगा इसमें सब अकाउंट असिस्टेंट जो है वो सिग्नेचर करेगा ना, तो सब अकाउंट PA है उनका सिग्नेचर रहेगा, है ना। चलिए, अब यहाँ पे ट्रेजरर का भी सिग्नेचर हो सकता है, कब होगा, मान लीजिए इंश्योर्ड आर्टिकल भेजा जा रहा है, उस इंश्योर्ड आर्टिकल का, अगर इंश्योर्ड आर्टिकल भेजा जाएगा, उस इंश्योर्ड आर्टिकल का क्या क्या रहेगा। अगर सपोज इंश्योर्ड आर्टिकल हम भेजते हैं और एंट्री कर रहे हैं हम बीओ स्लिप में, तो इंश्योर्ड आर्टिकल का क्या क्या रहेगा बताइए उसमें। उसका वजन रहेगा और उसका वैल्यू रहेगा, कितना अमाउंट के लिए इंश्योर्ड किया जा रहा है। और जब ये एंट्री हम करेंगे तो यहाँ पे एक एडिशनल सिग्नेचर हो जाएगा, किसका बताइए, इसका एडिशनल सिग्नेचर किसका हो जाएगा, ट्रेजरर का एडिशनल सिग्नेचर यहाँ पे हो जाएगा, है ना। अब आते हैं हम लोग क्लोजिंग ऑफ बैग्स और बीओ। अब हम बीओ के लिए जब बैग बनाएंगे तो क्या क्या कंडीशन है उसके बारे में बात करते हैं। बोला कि द पेड एंड अनपेड unregistered articles of letter mail should be tied in separate bundles and placed in the BO bags for respective branch office। अब किसी एक ब्रांच ऑफिस में हमको आर्टिकल भेजना है, उसमें कुछ पेड आर्टिकल है, कुछ अनपेड आर्टिकल है, तो बोला गया भैया तुम पेड आर्टिकल का अलग बंडल बनाओ और अनपेड आर्टिकल का अलग बंडल बनाओ, फिर आप बीओ को भेजो। जब बीओ में हम बैग बनाएंगे तो बोला कि ईच बीओ बैग शुड बी लेबल्ड विथ एल बैग बारकोड सीरीज। हर एक बीओ बैग जो है उसमें लेबल रहेगा एल बैग बारकोड सीरीज का, जो रेड कलर का होता है ना। विच हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर क्लोजिंग ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्स्ट क्लास बैग एंड ऑल्सो बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर क्लोजिंग ऑफ बीओ बैग एंड अकाउंट बैग। तो बीओ बैग को बनाने के लिए, अकाउंट बैग को बनाने के लिए एल बैग सीरीज वाला जो बारकोड है जो लाल कलर का होता है उसको आपका प्रिस्क्राइब किया गया, है ना। एल बैग बारकोड लेबल शुड बियर द इंप्रेशन ऑफ द नेम स्टैम्प ऑफ एसओ और बीओ। तो जिस ऑफिस के द्वारा बनाया जा रहा है उस ऑफिस का नेम स्टैम्प भी इसमें रहेगा, और इसमें वर्ड लिखा हुआ रहेगा क्या, अकाउंट और बीओ बैग। इसमें अकाउंट बैग और बीओ बैग ये लिखा हुआ जाएगा, और जो आपका मैन्युस्क्रिप्ट में मतलब हैंड रिटेन होगा, इसको अलग से नहीं रहेगा। जैसे कि एग्जांपल आपका दिया गया, अभी हमारा IT 2.0 के बाद सारा बैग का बारकोड वगैरह जो भी है वो भी सिस्टम जनरेटेड ही रहेगा, यहाँ पे कोई मैनुअल एंट्री नहीं रहेगा। बट ये प्रीवियसली पहले ये हम लोग फॉलो करते थे। जैसे कि एग्जांपल दिया गया था LBT, ये आपका तमिलनाडु सर्किल के द्वारा बनाया गया अकाउंट बैग और बीओ बैग जो है उसका फॉर्मेट दिया गया। ऑल द बीओज आर नाउ ऑथोराइज्ड टू बुक रजिस्टर्ड आर्टिकल। तो हर एक बीओ को अभी रजिस्टर्ड, स्पीड, ये सारा जो है ना, ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका बुक करने के लिए ऑथोराइज किया गया है ना। अभी सारा प्रिंटेड बारकोड दिया जा रहा है ना ज्ञानेंद्र जी। अभी आप लोग जब बीओ में बैग भेज रहे हैं तो प्रिंटेड भेज रहे हैं कि बिना प्रिंटेड वाला भेज रहे हैं। अभी जब एसओ से बीओ में हम भेज रहे हैं तो आप प्रिंटेड वाला बारकोड लगा रहे हैं कि प्रिंटेड वाला ना। चलिए, तो अभी पहले के जैसा वो बारकोड अभी नहीं आ रहा है, सारा प्रिंट किया हुआ है, उसी को निकाल के पेस्ट कर देते हैं ना। जो बारकोड का ब्लैंक फॉर्मेट रहता है उसी के ऊपर आपका पेस्ट कर दिया जाता है। चलिए आगे आते हैं रूल 61, जहां पे बोला गया ओपनिंग ऑफ बीओ एंड कैशबैक। ठीक है, ओपनिंग ऑफ बीओ एंड कैशबैक। देखिए हमारा थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन कभी कभी होता है, कुछ जैसे मेरा ही कुछ दोस्त से बात हो रहा था, वो बोल रहा था जैसे बीओ से एसओ में अगर कोई बैग भेजा जाएगा उसको क्या बोलेंगे, बीओ बैग या अकाउंट बैग,
whenever a bag is sent from a BO to its SO, it's known as BO bag और account bag. ये होता है आपका BO बैग, है ना. बट मेरा ही एक दोस्त से बात हो रहा था, वो बोल रहे थे कि नहीं, कि आपका अकाउंट बैग होगा. बट देखिए रूल 61 जब हम पढ़ते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा. रूल 61 क्या बता रहा है? बोला कि BO bags received, the BO bags received will be made over under receipt to the treasurer by the mail or delivery department. तो जो मेल डिपार्टमेंट या डिलीवरी डिपार्टमेंट है जिसके पास हमारा बैग आया है बीओ से एसओ में, वो क्या करेगा, ये जो बीओ बैग है इसको हैंड ओवर करेगा किसके पास? ट्रेजरर के पास हैंड ओवर करेगा, है ना. मतलब एसओ से बीओ में जो बैग आया उसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वहां पे इसको बीओ बैग बोला जा रहा है. अब जब बीओ बैग ट्रेजरर के पास आ गया तो ट्रेजरर क्या करेगा? तो बोला कि ट्रेजरर शैल एग्जामिन ईच बैग to see that with the seal, cord, label, condition intact है या नहीं है. और ये किसके सामने खोलेगा? तो बोला गया इन प्रेजेंस ऑफ सब अकाउंट असिस्टेंट. आपसे सवाल पूछा जा सकता है, डीओ बैग एट एसओ इज ओपनड बाय ऑप्शन ए सब अकाउंट पीए, ऑप्शन बी ट्रेजरर, ऑप्शन सी ट्रेजरर इन प्रेजेंस ऑफ सब अकाउंट पीए, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. क्या हो जाएगा? आंसर बताइए. आंसर हो जाएगा सी, कि बीओ बैग जो है ट्रेजरर के द्वारा खोला जाएगा बट इन प्रेजेंस ऑफ सब अकाउंट पीए. द सब अकाउंट असिस्टेंट शुड आल्सो सी दैट नो इंश्योर्ड आर्टिकल हैज बीन इंश्योर्ड फॉर ए सम इन एक्सेस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट. हमारा बीओ में मैक्सिमम कितने अमाउंट का इंश्योर्ड आर्टिकल बुक हो सकता है? बीओ में मैक्सिमम कितने अमाउंट का इंश्योर्ड आर्टिकल बुक हो सकता है? 600 रुपया. इसमें कोई लेटेस्ट चेंज नहीं आया है ना. 600 रुपया का हम मैक्सिमम इंश्योर्ड आर्टिकल बीओ में बुक कर सकते हैं. तो जब बीओ से कोई अगर इंश्योर्ड आर्टिकल आ गया तो ये हमको चेक कर लेना पड़ेगा कि वो एक्चुअल में एक्सेस तो नहीं है. अगर किसी कारणवश एक्सेस वगैरह है तो इरेगुलरिटीज कुछ है तो ये पोस्ट मास्टर के नोटिस में लाया जाएगा और एरर बुक में उसका एंट्री किया जाएगा. Any cash bag contained in the BO bag will be taken out by the treasurer and the BO bag with rest of its content will be handed over at once to the sub account assistant. तो BO बैग को सब अकाउंट पीए के सामने ट्रेजरर के द्वारा खोला जाएगा. वो देखेगा वहां पे कैश बैग है या नहीं, है ना. यहाँ पे फंडा आप क्लियर रखिए. देखिए कंसेप्ट जो है क्यों बनाया गया, कि बीओ से बैग जब एसओ में आया, सपोज सब अकाउंट पीए ने खोला और सब अकाउंट पीए ने खोल के उसके बाद नॉर्मल जो प्रोसीड्यूर हम लोग पोस्ट ऑफिस में यही करते हैं कि सब अकाउंट पीए खोलता है, खोलने के बाद कैशबैक रहता है तो ट्रेजरी को दे देता है. बट ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए आपके पास पैसा आया नहीं और बाद में ट्रेजरर बोला कि नहीं यहाँ पे पैसा आने वाला है या आया था, है ना. जिस कारण से इसको खोला जाता है ट्रेजरर के द्वारा सब अकाउंट पीए के प्रेजेंस में, है ना, कि भाई पहले पैसा वाला केस तुम देख लो, पैसा जब तुम देख लिए उसके बाद बाकी सारा काम जो है हम सब अकाउंट पीए है संभाल लेंगे. एक्चुअली सब अकाउंट पीए नहीं है, उसको बोला जाता है सब अकाउंट पीए. मतलब सारा अकाउंट का जिम्मा जिनके ऊपर है वही है सब अकाउंट पीए, है ना. सारा काम उन्हीं को करना रहता है. मतलब इसे बचपन में एडवर्टाइज आता था ना, सफाई भी शॉपिंग भी, तो वो हमारा सब अकाउंट पीए जो है वो बंदा है जिसको सफाई भी करना पड़ता है, शॉपिंग भी करना पड़ता है ना, और बाद में अगर कुछ हो गया तो जुर्माना भी देना पड़ता है. चलिए आगे आते हैं रूल 61, जहां पे बताया गया इसी के बारे में और कुछ बातें. क्या बोला गया? बोला कि इफ ए रेमिटेंस इज एडवाइज्ड बाय नो कैशबैक हैज बीन रिसीव्ड, अगर लिखा गया कि पैसा भेजा गया 50,000 बट कैशबैक आया नहीं, है ना, और इफ एनी डिस्क्रिपेंसी इज देयर बिटवीन द अमाउंट इज रिटेन्ड एंड एक्चुअली रिसीव्ड, 50,000 लिखा गया 40,000 पाया गया, तो यहाँ पे तुरंत हमको पोस्ट मास्टर को इंटीमेट करना रहेगा कि सर देखिए गड़बड़ है, घोटाला है, इसको आप देखिए, है ना. If the duties of treasurer and sub-account assistant are performed by one and same official, अब छोटा मोटा ऑफिस में क्या होगा, जो ट्रेजरर है वही सब अकाउंट पीए है ना. तो आपका कोई ऐसा केस अगर होता है जहां पे ट्रेजरर और सब अकाउंट पीए दोनों एक ही बंदा है ना, दोनों एक ही बंदा है,
तो बोला जरा इफ पॉसिबल, जब बैग को खोला जाएगा, है ना, जब आपका कैश बैग को ओपन किया जाएगा, खोला जाएगा, इफ पॉसिबल इट शैल बी डन इन प्रेजेंस ऑफ एनी अदर ऑफिशियल सिलेक्टेड फॉर दैट पर्पस बाय द सुपरिटेंडेंट। तो अगर ऐसा केसेस है जहां पे सब अकाउंट पी और ट्रेजरर एक ही बंदा है, तो इफ पॉसिबल बैग को किसी दूसरे ऑफिशियल के सामने ओपन करना है। और नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस पे किसके सामने ओपन होगा, ये भी एसपीएम के द्वारा ऑथेंटिकेट किया जाता है कि भाई इनके सामने ओपन करना है। ठीक है, मतलब डेजिग्नेशन वगैरह बता नहीं। आगे आगे आते हैं हम लोग चेक ऑफ बीओ डीटीआर। अब यहाँ पे बीओ का जो डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है जो एसओ में आया, आने के बाद क्या क्या चेक करना रहेगा सब अकाउंट पीए के द्वारा, उसके बारे में यहाँ पे आपका बताया गया। क्या बोला गया? बोला गया द एंट्रीज अगेंस्ट द आइटम कैश रिसीव्ड फ्रॉम द अकाउंट ऑफिस should be compared by the sub account assistant with the entries in the copies of BO slip and initial with date in entry of BO slip in token of having carried out the check। है ना? फंडा क्या हुआ देखिए, बोला कि the entries against the item cash received from account office। कैश रिसीव्ड फ्रॉम अकाउंट ऑफिस मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हमने एसओ से बीओ में मान लीजिए पैसा भेजा। अब बीपीएम के पास डीटीआर बनेगा, उस डीटीआर में वो शो करेगा कि अगले दिन जब डीटीआर बनेगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम अकाउंट ऑफिस 50,000, है ना। अब जब आपने बीपीएम कब एक्नॉलेज करेगा, तो बीपीएम के पास हम क्या भेजते हैं, तो हम वहां पे बीओ स्लिप भेजते हैं। तो बीओ स्लिप में भी, बीओ स्लिप का एक कॉपी बीओ में जाता है, एक कॉपी एसओ में भी रह जाता है। तो जब हमारा बीपीएम एक्नॉलेज करेगा कि हाँ इतना पैसा हमने पाया, तो हम देखेंगे कि भाई बीओ स्लिप में भी वही अमाउंट है कि नहीं, और बीओ स्लिप में एक इनिशियल हम करेंगे जो सब अकाउंट पीए है कि हाँ ये अमाउंट जो है एक्नॉलेज हो गया और यहाँ पे हमने अपना इनिशियल कर दिया। फंडा क्लियर है कि एसओ से बीओ में पैसा भेजा, बीपीएम ने एक्नॉलेज किया, एक्नॉलेज जब हो गया तो सब अकाउंट पीए दोबारा उसको एक बार चेक कर लेगा कि हमारा बीओ स्लिप में जो एंट्री था उसके साथ टैली हो रहा है कि नहीं। टैली हो गया, अब बीओ स्लिप में इनिशियल करके उसके बाद वो रख लेगा। ठीक है, he must also verify the total and balance। जो हमारा डीटीआर रहेगा उसमें टोटलिंग सही से है कि नहीं, अभी क्योंकि सिस्टम जनरेटेड डीटीआर है तो टोटलिंग का गड़बड़ होने का चांसेस नहीं रहेगा, बट टोटल और बैलेंस सही से है कि नहीं, और वो जो हमारा लिमिट फिक्स किया गया मिनिमम मैक्सिमम वाला उसके भीतर है कि नहीं, ये वो चेक कर लेगा। अगर कभी एक्सेस कैश रखा जाता है बीओ के द्वारा, द मैटर विल बी रिपोर्टेड to the SPM who will intimate it to the सब डिविजनल इंस्पेक्टर। तो बीपीएम का हमारा सब अकाउंट पीए का काम क्या रहेगा, अगर एक्सेस बैलेंस रखा गया एसपीएम को इंटीमेट करेगा और एसपीएम क्या करेगा, इस मैटर को सब डिविजनल इंस्पेक्टर को इंटीमेट करेगा कि सर इस ऑफिस में एक्सेस बैलेंस रखा जा रहा है, तुरंत इसको रिमूव करवाने का अरेंजमेंट किया जाए, है ना। The sub-account assistant should also verify the balance at credit of SB accounts before accepting the liabilities exhibited in the BODTR। अब फंडा देखिए, कभी कभी बीपीएम के द्वारा फॉल्स लायबिलिटी शो किया जाता है। फॉल्स लायबिलिटी ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। और सबसे ज्यादा चांस क्या रहेगा, जो हमारा बीपीएम रहेगा ना उनका अपना अकाउंट होगा या फिर भाई का, माँ का, बीबी का, बच्चे का, इनका एक अकाउंट रहेगा और जिस जगह पे वो लायबिलिटीज शो करेगा। बहुत सारा केसेस ऐसा भी होता है जहां पे एक्चुअल में मान लीजिए अकाउंट पे बैलेंस है 10,000 और लायबिलिटीज वो दिखा रहा है 1 लाख, है ना। तो ये सब अकाउंट असिस्टेंट का ड्यूटी है, अगर कोई अकाउंट के द्वारा लायबिलिटी दिखा जा रहा है कि इस अकाउंट को पे करना है इसलिए मैंने एक्सेस कैश रख लिया, तो भैया ये सब अकाउंट असिस्टेंट का काम है कि वो ये इंश्योर करे जिस अकाउंट में लायबिलिटी दिखाया गया एक्चुअल में उस अकाउंट पे बैलेंस है भी या नहीं। क्लियर है? और क्या क्या देखेगा, स्क्रीन सही है कि नहीं एक बार कंफर्म करिए बाकी लोग। स्क्रीन इशू संतोष जी के द्वारा बताया जा रहा है। चलिए संतोष जी, आपका स्क्रीन पे थोड़ा गड़बड़ हुआ है लग रहा है, इधर से सही है, बाकी लोग ने कंफर्म किया, मेरा बार बार आ रहा है। कोई बात नहीं संतोष जी,
बड़े बड़े देशों में ऐसे छोटे छोटे बातें होते रहते हैं, है ना। अभी स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं बताइए, अभी भी नहीं दिख रहा है। चलिए एक बार मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और एक बार दोबारा जोड़ देता हूँ। आपको फिर भी नहीं दिखेगा तो आप खुद से एक बार, या फिर मान लीजिए हो सकता है आपके एंड पे कुछ इश्यू रहेगा, मुझे लग रहा है नेटवर्क इश्यू होना नहीं चाहिए, आपके एंड पे ही होगा, है ना। चलिए आगे आते हैं, और क्या क्या चेक करेगा। तो बोला जा रहा है अगर कोई सीरियस इरेगुलरिटीज है, एनी सीरियस इनएक्यूरेसी, अगर कोई किसी भी प्रकार का सीरियस इनएक्यूरेसीज रहेगा, कोई अनड्यू डिले होगा, जैसे मान लीजिए मनी ऑर्डर पेमेंट के लिए दिखाया गया था कि हाँ मनी ऑर्डर पेमेंट करेंगे इसलिए हमको 20,000 चाहिए, बट मनी ऑर्डर पे ही नहीं कर रहा है। एसबी का वारंट, एसबी का वारंट हम लोग कौन सा रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है एसओ में बताइए। एसबी वारंट जो है, विश्वकर्मा जी अभी स्क्रीन दिख रहा है ना, एसबी वारंट जो है उसको कौन सा रजिस्टर पे मेंटेन किया जाता है, फटाफट से लिखिए। एसबी का वारंट पासिंग होता है हाई वैल्यू अमाउंट जो 20,000 से ज्यादा है, बीओ से एसओ में आता है। पिटाई खाइएगा हरिंद्र जी, एसबी 45 है ना, एसबी मुझे लगता है आप टाइप मिस्टेक हुआ होगा आपका, एसबी 45 होता है ना, याद रखना है। एसबी 45 क्या होता है, एसबी 44 क्या होता है, एसबी 44, एसबी 44 फटाफट से बताइए। एसबी 44 याद है किसी को, याद नहीं है तो डोंट नो लिख दीजिएगा, है ना। एसबी 44 होता है रजिस्टर्ड ऑफ अनडिलीवर्ड पासबुक, एसबी 44 याद रखिएगा, एसबी 44 होता है रजिस्टर ऑफ अनडिलीवर्ड पासबुक, है ना। बहुत सारा पासबुक रहता है जो अनडिलीवर्ड कंडीशन में रहता है, उसका डिटेल्स जो है एसबी 44 में रहता है। एसबी 45 हमने क्या देखा, वारंट पासिंग रजिस्टर, ये एक मस्ट मेंटेन है, मस्ट मेंटेन एट एसओ और एचओ, जो भी एसओ के केस में नॉर्मली, है ना। क्योंकि अगर ये नहीं करिएगा 100% श्योर रहिए, आपके अंडर किसी ऑफिस में अगर फ्रॉड होगा आपको 100% सब्सिडरी ऑफेंडर बनाया जाएगा। एसबी 46 ये क्या होता है, कोई बताइएगा, आपको जरूरत होगा। एसबी 46 कुछ दिन बाद आपको जरूरत होगा। ये होता है, मान लीजिए हम बीओ इंस्पेक्शन में, एसओ इंस्पेक्शन में गए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पासबुक मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे इंटीमेशन टू पब्लिक, इंटीमेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट बैलेंस, है ना। एसबी स्कीम्स, डिफरेंट प्रकार का जो एसबी स्कीम है उसमें कितना बैलेंस है उसको वेरिफिकेशन करने के लिए एक इंटीमेशन दिया जाता है कस्टमर को, है ना। खास करके पासवर्ड वेरिफिकेशन के समय इसका बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। या फिर मान लीजिए जब हम एसओ इंस्पेक्शन में जाते हैं, बीओ इंस्पेक्शन में जाते हैं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पासबुक अगर नहीं मिलता है, एसबी 46 के माध्यम से हम लोग इंटीमेशन देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये अगर एसबी वारंट जो है मान लीजिए 20,000 का, 2 लाख का मान लीजिए सैंक्शन हुआ, उसका पेमेंट नहीं हो रहा है, कोई वीपी या सीओडी जो है उसको डिलीवरी आपका तो कर दिया गया, बट आपका सही से उसको रिफ्लेक्ट नहीं किया, इस प्रकार से कोई अगर अमाउंट अगर है, कोई अगर केस अगर है, ये मैटर जो है शैल बी रिपोर्टेड इमीडिएटली टू द सब डिविजनल इंस्पेक्टर और सुपरिटेंडेंट, तो ये इंस्पेक्टर के पास या सुपरिटेंडेंट के पास तुरंत रिपोर्ट किया जाएगा। The BO DTR, the BO daily transaction report should be signed and stamped by the sub-account assistant, and after that they have been examined and signed by the postmaster, and then these will be filed in daily bundle. तो जो हमारा बीओ से डीटीआर वगैरह एसओ में आया है, तो एसओ में आने के बाद इस सब अकाउंट पे उसको चेक करेगा, उसमें साइन करेगा, स्टैंप लगाएगा, और जब इनका चेक हो जाएगा तो पोस्ट मास्टर भी उसको साइन करेगा, एग्जामिन करेगा, और उसके बाद उसका डेली बंडल बना के रख देगा। एसओ में बीओ डीटीआर को डेली बंडल बना के रखा जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंप्रेशन ऑफ डेट स्टैम्प इन आर्टिकल रिसीव्ड फ्रॉम बीओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए करते हम लोग कोई नहीं, बट ऑप्शन है। क्या बोला जा रहा है, देखिए बोला जा रहा है ऑल द आर्टिकल्स
whether paid or unpaid, unregistered or registered, received in a BO bag should be impressed on the back with the date stamp before they are made over. जब भी कोई आर्टिकल हमको बीओ से एसओ में आएगा, चाहे वो रजिस्टर्ड हो, चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो, चाहे वो पेड हो, चाहे वो अनपेड हो, उस आर्टिकल में क्या करना है, हमको डेट स्टैम्प इंप्रेस करना है। और डेट स्टैम्प जो है कहाँ पे इंप्रेस करना होता है, तो आर्टिकल का जो पीछे वाला साइड होता है वहां पे इंप्रेस किया जाता है। आगे एडजस्टमेंट ऑफ इरेगुलरिटीज, क्या बोला गया, बोला कि आफ्टर द डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट ऑफ ए बीओ हैज बीन चेक्ड, एनी अकाउंट आइटम इज फाउंड इनकरेक्ट, द मैटर शैल बी कम्युनिकेटेड टू द बीओ इन द नेक्स्ट बीओ स्लिप। अगर कोई भी गड़बड़ कुछ हुआ है, मान लीजिए कोई आइटम जो है गलत एंट्री किया गया, उसमें कुछ गड़बड़ी है, तो अगले दिन का जब बीओ स्लिप हम भेजेंगे, उस बीओ स्लिप में एंट्री करके हम भेजेंगे। The BO daily transaction report received from a BO should never be returned to it for correction। ये फंडा देख लीजिए, ब्रांच ऑफिस से जब एक बार डीटीआर मेरे पास आ चुका है, उस डीटीआर को मैं दोबारा कभी रिटर्न नहीं करूंगा कि भाई इसमें करेक्शन करके दो, है ना। इवन इफ देयर इज एन एरर, अगर उसमें गड़बड़ी भी है तो बोला जा रहा है किसी भी प्रकार का ऑल्टरेशन जो है अलाउड नहीं है ना। याद रखना है बीओ डीटीआर में किसी भी प्रकार का ऑल्टरेशन जो है अलाउड नहीं है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग करते हैं बहुत जगह पे, बट आपका ये अलाउड नहीं है, ठीक है। आर्टिकल बुक्ड आर्टिकल जो रहेगा उसमें भी रहेगा, देखिए हर आर्टिकल में आपका बुकिंग ऑफिस, डिलीवरी ऑफिस दोनों का स्टैंप होना चाहिए। और मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं, भले ही रजिस्टर्ड आर्टिकल वगैरह में डेट स्टैंप दे या ना दे, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल में हमेशा डेट स्टैंप लगाना है ना। बट एज पर नॉर्म अगर देखिएगा तो दोनों आर्टिकल पे ही आपका डेट स्टैंप लगेगा। SB45 किसके पास मेंटेन होगा, SBPA या सब अकाउंट पीए? सब अकाउंट पीए के पास नहीं रहता है SB45 रजिस्टर। SB45 रजिस्टर जो है वो SBPA के पास या पोस्ट मास्टर के कस्टडी में रहेगा, है ना। नॉर्मली SBPA के पास ही रखा जाता है, बट यहाँ पे रोल जो है आप देखिएगा, CBS मैनुअल को जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पे लिखा हुआ है, जो SB45 रजिस्टर्ड में एंट्री होता है, तो एंट्री इज मेड बाय द SBPA और उसको थ्रू सुपरवाइजर पोस्ट मास्टर के पास भेजा जाता है। मतलब SBPA का भी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें सुपरवाइजर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसमें SPM का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर कोई भी बंदा बच नहीं पाएगा अगर SB45 रजिस्टर मेंटेन नहीं हुआ है तो, ठीक है। इसलिए 100% इसको मेंटेन करना है। और याद रखना है कि खाली मेंटेन करने से काम नहीं होगा, जब आपका ऑफिस इंस्पेक्शन होगा, उस इंस्पेक्शन रिपोर्ट में आपसे लिखाना है कि सर इट इज बीइंग मेंटेन्ड। 2-3 रजिस्टर्ड में पहले भी कम से कम 1000 बार मैं बोला हूं, लगता है 1000 नहीं होगा, कम से कम 10-20 बार तो बोला होगा, SB45 रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ अकाउंट्स फॉर बीओ एंड स्पेशल एरर बुक, है ना। ये 3 रजिस्टर मैं आपको लिख के दिया हूं। अगर आप पोस्टल असिस्टेंट के पद पे हैं, जब तक है, ये रामबाण है, आपको इसको मेंटेन करना ही है। इसके साथ एक आपका हाफ मार्जिन वेरिफिकेशन होता है ना। हाफ मार्जिन वेरिफिकेशन अगर सही से किया जाए तो आप बीइंग ए पोस्टल असिस्टेंट इंस्पेक्टर को घुमा सकते हैं, नचा सकते हैं, आपके पास ये पावर रहेगा अगर आप हाफ मार्जिन वेरिफिकेशन को सही से करवाते हैं। अगर आप रजिस्टर ऑफ अकाउंट फॉर बीओ को मेंटेन करते हैं तो सच में आपको फंसाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो ये 4 एंट्री आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, अगर आप कर पाइएगा तो फायदा है। बट जब इंस्पेक्टर बन जाइएगा तो गलती से भी किसी एसपीएम को नहीं बताना है इतना डिटेल्स में, है ना, कि ये कर लोगे तो मेरा नुकसान होगा, क्योंकि आपको डिपेंड करेगा आप कौन सा जगह पे हो, उसके ऊपर मैटर करेगा। चलिए, और ये एंट्री जो है ना, देखिएगा आपका जब आईआर बनेगा उसमें चेक कर लीजिएगा सारा ये लिखा है कि नहीं। अगर कहीं पे भी लिखा है तो ये हमको कंप्लाई करना है कि नहीं सर हम मेंटेन करते हैं, है ना, वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या बोला गया, और ये करना भी, अगर आप करिएगा ना तो फ्रॉड का पॉसिबिलिटी भी कम हो जाएगा। खास करके रजिस्टर ऑफ अकाउंट फॉर बीओ और स्पेशल एरर बुक अगर आप सही से करिएगा मेंटेन, तो फ्रॉड का चांसेस भी कम हो जाएगा। द कैश रेमिटेंस एंड स्टैम्प्स
exchange between SO and BO will automatically be adjusted in CSR environment. जब हम BO से SO में पैसा भेजा और SO से BO में पैसा भेजा, किसी का अनम्यूट है भाई, एक बार म्यूट कर लीजिए। हाफ मार्जिन वेरिफिकेशन क्या है? हाई वैल्यू विथड्रॉल जो होता है सुमन जी, उसका वेरिफिकेशन करना रहता है। जितना हमको याद आ रहा है 10,000 से ज्यादा अमाउंट का जितना भी विथड्रॉल वगैरह रहेगा, उसका आपको एक लिस्ट बनाना होता है और कंसर्न एरिया का जो इंस्पेक्टर रहता है और पीआरआई रहता है उसके पास भेजा जाता है ना, कि सर इस महीने में इतना अमाउंट जो है इससे ज्यादा बीओ का। ये हाफ मार्जिन के केस में जितना हमको याद आ रहा है 10,000 होगा, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। अच्छा, उसको 20,000 किया गया, कंफर्म कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। हमको या अमाउंट याद नहीं आ रहा है, बट उसको क्या करना है, हमको भेजना रहता है उसका, और भेजने के बाद वो लोग उसको वेरीफाई करता है ना। तो और उन इसके बाद आप रिमाइंडर भी उनको दे सकते हैं। चारों के बारे में बिल्कुल हम लोग डिस्कस करेंगे ज्ञानेंद्र जी। और ये जो हमको याद रखना है, यहाँ पे उनको रिमाइंडर भी, मतलब आप आईपी को रिमाइंडर इश्यू कर सकते हैं, कैसे जल्दी से वेरीफाई करके दीजिए। मजा आ जाएगा कि नहीं बताइए। बीइंग ए पोस्टल असिस्टेंट आप आईपी को रिमाइंडर दे रहे हैं कि सर इसको भेजिए भेजिए, है ना। या फिर पीआरआई को दे रहे हैं, तो उसका मजा ही कुछ और है। तो कर सकते हैं हम लोग, अगर आप थोड़ा मेहनत करिएगा तो आप दूसरे से ज्यादा मेहनत करा सकते हैं। हरिंदर का क्वेश्चन क्या था? हरिंदर हरिंदर हरिंदर, एंट्री क्या किया जाता है SB45 में? SB45 में क्या क्या एंट्री रहेगा? देखिएगा, मान लीजिए एक तो रहेगा अकाउंट नंबर, है ना। अकाउंट नंबर रहेगा, अकाउंट का टाइप किस प्रकार का अकाउंट है, उसके बाद कस्टमर का नेम, नेम ऑफ कस्टमर, है ना। कौन सा ब्रांच ऑफिस है, ऑफिस का नाम जो है वो रहेगा, है ना, कि किस ऑफिस के लिए आप कर रहे हैं। उसके बाद अमाउंट, कितना अमाउंट का सैंक्शन किया जा रहा है। तो ये सारा जो चीज है आपका SB45 रजिस्टर में एंट्री होता है। इसके साथ डेट ऑफ पेमेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि डेट ऑफ पेमेंट और मान लीजिए मोड ऑफ पेमेंट अगर आप चाहते हैं तो ये आप एंट्री इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना रहता है SB45 के लिए, ठीक है संतोष जी। चलिए आज हम लोग आगे इसको लेके बढ़ते हैं, फिर जब हम लोग सीबीएस मैनुअल देखेंगे उसमें और ज्यादा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। हाँ, मीन्स बीओ का पेमेंट सैंक्शन का डिटेल्स होता है, बिल्कुल। बीओ में हाई वैल्यू जो आपका 20,000 से ज्यादा अमाउंट का अगर कोई भी पेमेंट करना है तो बीपीएम ऑथोराइज नहीं है। बीपीएम 20,000 तक का पेमेंट कर सकते हैं, है ना। और 20,000 से ज्यादा अमाउंट को अगर पे करना है तो बीपीएम सैंक्शन के लिए SB7 को भेजता है एसओ में, है ना। SB7 को भेजता है उसका अकाउंट ऑफिस में। याद रखना है जब SB7 आएगा, याद रखना है इसका दो पार्ट होता है इस प्रकार से, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला। सिग्नेचर कौन सा साइड में होगा बताइए? सिग्नेचर कौन सा साइड में होगा जब सैंक्शन के लिए भेजेगा? लेफ्ट, राइट और बोथ? ज्योतिर्मय, हरिंद्र, सीताराम, बाकी लोग, गनेंद्र और अभिजीत, बिल्कुल याद रखना है ओनली लेफ्ट। यहाँ पे याद रखना है जब सैंक्शन के लिए आएगा सिग्नेचर विल बी ओनली एट लेफ्ट, केवल लेफ्ट साइड में ही होगा। अगर दोनों साइड में सिग्नेचर है तो हमको उसको सैंक्शन नहीं करना है। दूसरा सवाल यह आता है वेदर द पासबुक इज नेसेसरी फॉर सैंक्शन और नॉट। मान लीजिए पासबुक नहीं भेजा है, पासबुक नहीं भेजा है, अकाउंट पे आपका 5 लाख रुपया है, उसको 1 ही लाख विथड्रॉ करना है, पासबुक नहीं भेजा, वेदर इट विल बी सैंक्शनड और नॉट, आप सैंक्शन करोगे कि नहीं? मयंक जी, हाँ या नाम है? आप यस बोले हैं नहीं, है ना। याद रखना है पासबुक इज मैंडेटरी। फंडा क्या होता है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि पासबुक में दिखा रहा है 5 लाख, आपका पिनाकिल पे बैलेंस है 2 लाख, है ना। तो पीओ के केस में डिपॉजिट हो, विथड्रॉल हो, प्रेजेंटेशन ऑफ पासबुक इज मैंडेटरी। आगे क्या बोला गया? बोला गया द सब पोस्टमास्टर एट एसओ should periodically check the cash in transit report and stamp in transit report for confirmation of the adjustment। तो ये एसओ का जो एसपीएम है उनका भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कितना अमाउंट कैश इन ट्रांजिट है बीओ के अकाउंट के लिए, पासबुक मैंडेटरी, बिल्कुल, है ना। तो ये इंश्योर करना एसपीएम का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई अमाउंट अनएडजस्टेड मिलता है फॉर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड द मैटर शैल इमीडिएटली बी इंटीमेटेड टू द डिविजनल हेड, है ना। अगर कभी ऐसा होता है कि लंबे समय तक कोई अमाउंट आपका ट्रांजिट में रह गया तो उनको इमीडिएट इंटीमेट करना उनका काम रहेगा, ठीक है।
आगे रोल ऑफ पोस्ट मास्टर इन एटीएम, अब ये तो हमारा एटीएम को ही बंद कर दिया गया। संतोष जी कुछ पूछना चाहते हैं आप? मैसेज करिए। हाँ सर। हाँ। एक हमारे यहाँ सर बीओ है, वहां पे फ्रॉड हुआ है बगल के ऑफिस में। हम्म। उसमें उसने किया क्या है कि टीडी के अकाउंट को अगले पेज पे 1 रुपए का सिक्का स्टैंपिंग करके उसमें उसको री इन्वेस्ट करता गया है, लेकिन एक्चुअल में वो अकाउंट फ्रॉड नहीं हुआ है। तो सर उसमें एसपीएम को क्यों लपेटा जा रहा है सर, बस यही पूछना था। देखिए, जहां पे भी लपेटा जाता है उसमें कारण आपको नहीं मिलेगा कि किस कारण से लपेटा जा रहा है। अब एसपीएम के एंड पे कुछ ना कुछ लैकुना ढूंढेगा। मान लीजिए टीडी ने आपने ये किया, ठीक है, उसका तो कुछ आएगा नहीं, बट दूसरे ग्राउंड पे निकालेगा, उस टीडी को देके नहीं करेगा, सुपरविजन के लिए आपका दूसरा केस में वो लपेटेगा, है ना। टीडी वाला के केस में उनका तो डायरेक्ट रोल नहीं है, बट आपका दूसरा केसेस हो सकता है, जैसे SB45 रजिस्टर जो है वो मेंटेन नहीं किया, या फिर मान लीजिए रजिस्टर ऑफ अकाउंट फॉर बीओ मेंटेन नहीं किया। तो ये इस प्रकार से थोड़ा कहानी रचा जाता है हमेशा कि अगर आप ये करते तो ये हो जाता। इस प्रकार से सुपरवाइजरी लैब्स के लिए उनको लपेटा जाता है ना। बट आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उस ग्राउंड पे तो नहीं है, बट बोला जाता है कि मान लीजिए अगर आप ये कर लेते तो आपका फ्रॉड पहले से ही पकड़ में आ जाता, और जब फ्रॉड पकड़ में आ जाता तो ये वाला फ्रॉड होता ही नहीं, है ना। तो ये इशू हो जाता है, ये सब करके आपका ये किया जाता है कि नॉर्मली जब भी कुछ फ्रॉड ब्रॉड आता है तो कैसे नंबर ऑफ सब्सिडरी ऑफेंडर बढ़ाया जाए ताकि आपका शेयर हमारा शेयर कम पड़े, ये हमेशा देखा जाता है ना। ज्योतिर्मय जी बोले हैं कि बलि का बकरा बनाया जाता है। चलिए, तो इस बारे में हम लोग और कमेंट नहीं करेंगे कि क्या बनाया जाता है, बट सब लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है। रूल 1 क्या बताता है कि सबऑर्डिनेट ऑफिस वाला सब रिस्पॉन्सिबिलिटी इनका है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब क्या होता है ना, एक बात याद रखिए विश्वकर्मा जी, 90% केसेस आप अगर देखिएगा ना, एसपीओ में अगर कुछ गड़बड़ होता है, एसओ में आइडिया रहता है, एसपीएम को, पोस्टल असिस्टेंट को पता रहता है। मैं खुद देखा हूं, मैंने ऐसा सिचुएशन था, मेरा ही एक ऑफिस था, उस ऑफिस को पहले किसी एक और इंस्पेक्टर ने आपका इंस्पेक्शन किया था, और वहां का जो एसपीएम था या फिर कोई पोस्टल असिस्टेंट था, उन्होंने हमको कॉल करके बोला कि सर आप इस ऑफिस में ना गड़बड़ी है, तो आप थोड़ा सा अगर ठीक करके देखिएगा कुछ मिलेगा। और सच में उस ऑफिस को हम इंस्पेक्शन में गए और वहां पे फ्रॉड मिला, है ना। मैं भी खुद आपका कुछ दिन जैसे मान लीजिए काम किया हूं, जो भी दिन पोस्ट ऑफिस में ऑपरेटिव सेक्शन में, वहां पर भी मैं देखा हूं कि हमारे पास नॉलेज रहता था कौन सा ऑफिस गड़बड़ कर रहा है। अब हम लोग चुप क्यों रहते हैं? कुछ जगह पे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है, दो कारण से इंसान चुप होता है, इधर आपको डर है या फिर आपको लोभ है। अगर आपको कुछ बेनिफिट दे रहा है, मान लीजिए 50,000 आपको उधार दे दिया बीपीएम ने, है ना, और मांगता भी नहीं है, तो मान लीजिए वहां पे कुछ गड़बड़ वाला होगा, फिर भी आप बोल नहीं पाइएगा, है ना। तो गुंडा भी होता है, डर भी होता है, तो दोनों चीज रहता है ना। बट आप मान लीजिए हमेशा डायरेक्टली नहीं बोल पाए, बट इनडायरेक्टली किसी और तरीके से आप उसको ये कर सकते हैं। इंटीमेट करना जरूरी है ना। मान लीजिए छोटा सा अगर घाव हमारे पैर में होता है, कहीं पे होता है बॉडी में, उसको अगर उसी में समाप्त कर दिया जाएगा तो ठीक है, बट वो घाव से अगर कैंसर बन जाएगा तब तो पूरा जान ही जाने वाला है ना। तो हम लोग ये सोचते नहीं है कि बाद में क्या हो सकता है, फ्यूचर कंसिक्वेंसेस को हम लोग नहीं सोचते हैं। पर ये सोचेंगे तो फ्रॉड होने का चांसेस थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। पूरा कम तो कभी हो नहीं सकता, वो तो रहेगा ही। और अगर पूरा फ्रॉड आपका रुक गया, बंद हो गया, तो आप ये एग्जाम जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसका क्या लॉजिक है? इंस्पेक्टर कब रहेगा? जब गड़बड़ी रहेगा तब इंस्पेक्टर रहेगा, है ना। आईपीओएस भी देखिए, आईपीओएस जानते हैं बहुत जगह पे नहीं भी जानते हैं। ओएस के पास तो ज्यादा आइडिया रहता है, ये हम मानना पड़ेगा। कुछ जगह पे क्या होता है ना, आईपी लोग बहुत जगह पे उतना मतलब इन्वॉल्व होके इंस्पेक्शन भी नहीं करते हैं। ऐसा बहुत जगह पे मैं देखा हूँ, इंस्पेक्टर लोग जो है बहुत इनसिंसियर होके इंस्पेक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि दूसरा इतना सारा हजारों काम अभी दे चुके हैं सबके ऊपर, तो वो लोग भी क्या करते हैं, टाइम नहीं निकाल पाते हैं। एक दिन में मेरा एक दोस्त था, वो हमको एक बार बताया कि भाई मैं 5 इंस्पेक्शन किया हूँ एक दिन में। तो मान लीजिए आप एक दिन में अगर 5 या 6 इंस्पेक्शन करिएगा तो फ्रॉड आप कहाँ से पकड़िएगा, है ना। और बहुत सारा जगह पे ऐसा भी केसेस है कि मान लीजिए हम इंस्पेक्शन में जा रहे हैं और जाने के पहले हम जाके क्या खाएंगे उसका चर्चा करते हैं।
आज मटन बनाना, आज इल्शा बनाना। और जब आपका मटन और इल्शा का चर्चा वहां पे शुरू हो जाएगा तो फ्रॉड पकड़ने का चांसेस भी कम हो जाएगा। तो आज नहीं तो कल आप इंस्पेक्टर बनिएगा ही, है ना। जब बनिएगा तो ये बात याद रखना है कि आप जो खा रहे हैं जाके उसका असर आपके इंस्पेक्शन पे ना पड़े। अननेसेसरी वर्कलोड तो सच में बहुत ज्यादा है। जैसे अभी चल रहा है क्या, केवीआईसी या कोई वेरिफिकेशन चल रहा है, पीएम विश्वकर्मा टूल किट का डिलीवरी चल रहा है, हजारों आपका इधर उधर का काम रहता है। तो एक्चुअल में इंस्पेक्टर का जो ओरिजिनल काम है उसको छोड़ के बाकी सारा काम दे दिया गया, जिस कारण से इंस्पेक्टर को भी अपना काम सही से करने का थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिल्कुल, आईपीएसपी भी सब्सिडरी ऑफेंडर होते हैं बहुत सारा केसेस में। उनके एंड पे भी सुपरवाइजरी लैप्सेस रहता होगा, है ना। 2-3 केसेस रहता है आईपी बनने के बाद, आपको ध्यान रखना है 2-3 केसेस रहता है। एक नंबर ऑफ डीएलआई क्रॉस कर गया कि नहीं। डीएलआई होता है डेट ऑफ लास्ट इंस्पेक्शन। तो मान लीजिए पिछले साल का इंस्पेक्शन 24 जून को किया गया था, तो इस साल आपको 24 जून से पहले इंस्पेक्शन कर लेना है ना। तो डीएलआई अगर आपका क्रॉस कर गया तो 100% आप सब्सिडरी बनने का चांसेस है। दूसरा, आपके अंडर में जो मेल ओवरशियर है, अगर उन्होंने क्वार्टरली विजिट नहीं किया तो वहां पे आप सब्सिडरी बन जाइएगा। तीसरा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पासबुक अगर आप वेरीफाई नहीं किया, आपको 6 पासबुक वेरीफाई करने के लिए बोला गया, आप 4 ही पासबुक वेरीफाई किए। आपको डिसकंटिन्यूड आरडी वेरीफाई करने के लिए बोला गया, आपने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आरडी वेरीफाई नहीं किए। तो ये सारा केसेस में आपको सब्सिडरी बनाने का चांसेस रहेगा, है ना। तो थोड़ा सा ये सब चीज ध्यान रखना रहता है, ठीक है। चलिए आज हम लोग आगे और बढ़े क्या यहीं पे रुके, बताइए क्या किया जाए। माफ, अच्छा माफ किया जाए कि साफ किया जाए, यहां तक आप लोग पढ़ लीजिएगा। 69 वाला पढ़ाने का पता नहीं सवाल, हालांकि हम लोग पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रुकते हैं आज हम लोग यहीं पे। पीपीटी तो आपको दिया हुआ है। अच्छा, ज्यादातर चांस है कल क्लास ना होने का, बट मैं पूरा कोशिश करूंगा कि क्लास करने का, है ना। थोड़ा बोरिंग है ना। बोरिंग तो थोड़ा सा है, बट क्या होता है, कभी कभी बोरिंग चीज को भी आपको अपनाना पड़ेगा, है ना। कुछ कर नहीं सकते। रिकॉर्ड में भेज दूंगा, अभी मैं अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। कल थोड़ा सा ग्रुप में मैसेज नोटिस कर लीजिएगा, पोस्टल वॉल्यूम से ज्यादा क्वेश्चन आने का चांस नहीं है देवाशीष जी। पोस्टल मैनुअल से आने का चांसेस कम रहता है, बट उसमें से जो मैनुअल में ज्यादा चांस है उसके भीतर एक वॉल्यूम 6 का पार्ट 3 है। अगर कुछ आएगा तो यहाँ से आने का चांसेस है, क्योंकि ये आइदर तो आपको आएगा या फिर आपको जरूरत है, ये जानना आपको जरूरत है ना। जिस कारण से हम लोग इसको थोड़ा सा धीरे धीरे देख रहे हैं, और 2-3 क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। लास्ट वाला पोर्शन जो है वो बेसिकली आपका पोस्टमैन एमटीएस एग्जाम के लिए जो है, उसमें से बहुत सारा चीज दिया हुआ है, वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं होगा। इसके बाद वॉल्यूम 2 पढ़ना है। अभी वॉल्यूम 2 नहीं पकड़ेंगे, कोई एक दूसरा टॉपिक कर लेंगे, उसके बाद हम लोग वॉल्यूम 2 पकड़ेंगे, ठीक है हरिंद्र जी, ठीक है। रूल नंबर याद मत करिए, वॉल्यूम से रूल नंबर याद मत करिए। एक दो रूल जो बहुत ज्यादा ये है उसको आप देख सकते हैं, है ना। चलिए देवेन जी, पेपर 1 भी हम लोगों का, ये कौन सा वॉल्यूम 6 पार्ट 3 कौन सा पेपर में था? ऑन में था कि दूसरे वाला में था? ऑन में था कि 2 ये में था? हमको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। ये पेपर 1 में ही है तो हमारा तो 1 ही चल रहा है ना। चलिए तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल एक बार ग्रुप में थोड़ा ध्यान रखिएगा कि क्लास का लिंक मैं दे रहा हूं कि नहीं, चांसेस है ना होने का, ठीक है। ओके चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।